30 सेंट मिलने के बाद। दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वो भली और धैर्यवान महिला थीं। वो हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वो भली थीं, लेकिन वो कड़ी मेहनत में यकीन करती थीं और हमें काम में लगाए रखती थीं। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। ये बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूं और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे, जिनमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वो 7-11 कन्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे, छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या ये थी कि तब हवाई में एयर कंडीशनिंग का ज्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या फिर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुबार उठता था और स्टोर में घुसकर ऊपर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वो हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थीं। देखिए, सन 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं ये काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। अब मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं, लेकिन ये 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब वो तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वो इंतजार कर रहे थे कि मैं इससे उकता जाऊं। कुछ, माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं। वो तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत हैं और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतजार कर लो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतजार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज थे। मेरे असल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूं, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वो मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस घटिया नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने तैश में कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाजा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतजार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वो मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे से ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों ओर देखा, मगर मुझे माइक कहीं नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं दिखी थीं।
वो मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ा सा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहां से जा चुकी थीं। एक अधिक उम्र का आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा था और अब वो भी निकल कर जा चुका था। मकान खाली था और यहां मैं हवाई के उस सुहाने दिन एक सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज सरकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो फोन पर बात कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण मैं रुक गया। खैर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा किया। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। रुआंसी आवाज में मेरे मुंह से निकला, देखिए आप समझौते की अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। 9 साल की उम्र में किसी वयस्क से मुठभेड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए मैं आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम किया है। आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी है, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की जरा भी परवाह नहीं। आपने मुझे खामखा इंतजार करवाया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूं लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूं। अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलने लगे। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे, इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की है। 1 घंटे के बदले 10 सेंट? हाँ, मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। हाँ। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। 20 साल पहले आज सीखने का उल्टा पिरामिड। एडगर डेल को हमें यह सिखाने का श्रेय जाता है कि हम सबसे अच्छी तरह कार्य करके, असली चीज करके या सिम्युलेशन के जरिए सीखते हैं। कई बार इसे अनुभवजन्य सीखना कहा जाता है। डेल और उनका सीखने का शंको हमें बताता है कि पढ़ना और व्याख्यान सुनना सीखने के सबसे कम असरदार तरीके हैं, और हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर स्कूल हमें किस तरह सिखाते हैं, पढ़ाकर और व्याख्यान सुनाकर। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा, और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपकी खातिर काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात तक नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर कहा। क्या सिखाने का मतलब बोलना या व्याख्यान देना ही है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। देखो, इस तरह वो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाएगा। और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है, यह आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वो मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालात में बंद करने की जरूरत थी। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर नहीं सीखते तो जीवन तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा। लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज होते हैं और पलट कर धक्का देते हैं, लेकिन वो अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। वो नहीं जानते हैं कि ये जीवन है जो उन्हें धक्के दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वो सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अमीर डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नजरों से मिलीं। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिरकार जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें फेर लीं। मैं जान गया कि उनकी बात सही थी। मैं उन्हें दोष दे रहा था जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें जरा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीजें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे, मेहनती इंसान थे, लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए थे। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही ये बातें पता रहेंगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिलीं। मैंने पूछा, तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूंगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का स्वाद? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधी ज्ञान नहीं मांगा। वो मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सिखाने को कभी नहीं कहते।
इसलिए ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे की खातिर काम करने में गुजार देंगे और अंत तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। मैं बैठा बैठा गौर से सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया जो असल जीवन का प्रतिबिंब हो। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि तुम्हें जीवन के थपेड़ों का स्वाद चखाऊं, ताकि तुम मेरी बात सुन और समझ सको। इसीलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट दिए। तो 1 घंटे में सिर्फ 10 सेंट की खातिर काम करके मैंने कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप लालची हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी कुर्सी पर पीछे टिके और जमकर हंसे। आखिर वो बोले, सबसे अच्छा ये रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। मुझे दोष देना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि समस्या मैं हूं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, कोई चीज सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, किसी दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज्यादा आसान होता है। मैंने कहा, अब मैं समझ नहीं पाया। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे हैं। तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि आप लालची हैं, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमीर डैडी बोले, देखा, तुम अब भी यही सोचते हो कि समस्या मैं हूं। वो तो आप हैं ही। देखो, ये नजरिया रखोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम ये नजरिया रखते हो कि समस्या मैं हूं, तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? देखिए, आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं या मेरे प्रति ज्यादा सम्मान नहीं दिखाते हैं और मुझे नहीं सिखाते हैं तो मैं काम छोड़ दूंगा। अच्छी तरह कहा। अमीर डैडी ने कहा, ज्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। वो काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज्यादा ऊंची तनख्वाह मिले। वो सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं? अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग यही करते हैं। वो ये सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कम तनख्वाह को स्वीकार करना पड़ता है। मैं बैठा बैठा फर्श को घूरता रहा और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो अमीर डैडी सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि यह जीवन का स्वाद था। आखिर मैंने नजरें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज से सुलझेगी? इससे, उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों के बीच की चीज से। यही वो पल था जब अमीर डैडी ने वो निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वो अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी जिंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। ये एक अनूठा दृष्टिकोण था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे ये दृष्टिकोण सिखाया जिसे मैं पहला सबक कहता हूं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो सिखाया था, शनिवार की उस उजली सुबह मैंने उससे एक बिल्कुल ही भिन्न दृष्टिकोण सीखा।
9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया कि दोनों डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बस अध्ययन के विषय अलग थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जंप पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और यह सुनिश्चित करना कि उसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मिलें। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज हुए। अगर तुम नाराज नहीं हुए होते और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता है, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसीलिए वो कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हां, अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों का शोषण करता हूं, क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूं कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं, डरते वो हैं, मैं नहीं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा वेतन देना चाहिए? मुझे ज्यादा वेतन देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ज्यादा पैसे से भी उनकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अपने डैडी को ही देख लो, ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बावजूद बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो वो ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसीलिए आपने 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। सही समझे, अमीर डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। लेकिन उनके पास अब भी पैसे संबंधी समस्याएं हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसों के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे बढ़कर वो पैसे के लिए काम करने में यकीन करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सचमुच नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए तो तुम्हें ये मैं सिखाऊंगा, पर तभी जब तुम सीखना चाहोगे। क्या हर कोई इसे सीखना नहीं चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज्यादा आसान होता है, खास तौर पर अगर धन संबंधी मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा। हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। अपने बिल न चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर। ये किसी पेशे या हुनर को सीखने का, अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज होते हैं।